अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आसमान पर स्याह बादलों ने अपना घेराव तंग कर लिया था। अनकरीब तूफानी बारिश हो सकती थी। इस अमकान के पेश नजर वो इस रास्ते पर आन निकला था जो इसके घर के ज्यादा करीब था। वो जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, मगर यकदम शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने इसकी ये कोशिश हसरत में बदल दी। इसने दोनों हाथों से अपना सर ढांप लिया और तूफानी बारिश से बचने की खातिर वो एक घने दरख्त की जानब बढ़ा। मगर जैसे ही वो इस घने दरख्त की चारों तरफ फैली हुई शाखों के नीचे आया, किसी चीज से पांव टकराने की वजह से वो मुंह के बल जमीन पर आन गिरा। बारिश का कीचड़ ज़दा पानी जैसे ही इसके मुंह और नथनों में दाखिल हुआ तो वो तड़प कर बिलबिला उठा और बेसाख्ता खुद को संभालता हुआ उठ बैठा। इसे इस शय पर शदीद गुस्सा आया जिसकी वजह से वो बुरी तरह ठोकर खाकर गिरा था। इसने फौरन गुस्से से अपने अकब में देखा तो यकलख्त इसकी सांस रुक गई। इसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी की फटी रह गईं। वो हैरत से आंखें फाड़े इस सरकटी लाश को देख रहा था जिस पर जगह जगह गोश्त के लोथड़े लटक रहे थे, जो इर्द गिर्द फैले बारिश के पानी को तेजी से सुरख कर रहा था। शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इस सरकटी लाश को वहां फेंका था। इसके अवसान जैसे ही बहाल हुए, इसने सरपट दौड़ लगा दी। इस वक्त खौफ का इस कदर गलबा था इस पर कि इसे अब बारिश की भी परवाह नहीं थी। वो सरपट भागता हुआ घर पहुंचा। दाखिली दरवाजे के पास पहुंचते ही इसके हवास जवाब दे गए और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। वो सरकटी लाश बदस्तूर वहीं पड़ी थी। गांव के कई लोग इस लाश के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में जमा थे। गांव के मुंशी रब नवाज के बेटे की निशानदेही पर लोग इस जानब आए थे, जबकि वो बेचारा लड़का इस लाश को देखकर इस कदर खौफ ज़दा हुआ था कि बुखार की वजह से बिस्तर पर निठाल पड़ा था। लाश सरकटी होने के बावजूद लोगों ने शिनाख्त कर ली थी। वो लाश इस गांव के नामी ग्रामी आमिल की थी। लाश का सर अभी तलाश किया जा रहा था। चंद घंटों बाद इस आमिल का सर भी तलाश कर लिया गया, जिसे गहरी खाई में फेंका गया था। पूरा गांव शशोपंज में मुब्तला था। हर शख्स के दिमाग में ये सवाल उभर रहा था कि आखिर किस शख्स ने इस आमिल को इस कदर बेदर्दी से मारा था। बज़ाहिर यूं रंजिश थी जिसकी बिना पर इस आमिल को इस कदर बेरहमी से ज़िबा करने के बाद इसका सर तन से जुदा कर दिया गया था। फिर इसके जिस्म पर चाकू के पै दर पै वार करके अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था। वो आमिल चंद साल पहले ही इस गांव में आकर रहाइश पजीर हुआ था। इसका नाम चंगेज था। चंगेज नाम सुनते ही किसी सख्त गिर और अड़ियल मजाज शख्स का सरापा जहन में उभरता है, जो अपनी शोलावार दहशतनाक और भयानक निगाहों से अपने सामने खड़े शख्स पर लर्जा तारी कर दे। आमिल चंगेज बिल्कुल इसी सरापे की अक्कासी करता था। वो सख्त मिजाज होने के साथ इंतहाई बद मजाज भी था। जो शख्स इसके मजाज के खिलाफ होता इससे दोबारा मिलना पसंद नहीं करता था। इसलिए लोग इसके सामने जाते हुए बड़ी एहतियात बरतते थे और पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जो आमिल चंगेज के मजाज के खिलाफ हो। वो कहां से आया था और कहां का रहने वाला था, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि इसने अपने नजदीक किसी को आने नहीं दिया था। वो तन्हा रहना पसंद करता था। जब मूड होता तो अपने घर का मरकजी दरवाजा खोल देता। तब फिर लोग समझ जाते कि अब वो अपने मसाइल के सिलसिले में इससे मिल सकते हैं। अगर इसका मूड ना होता तो वो कई कई दिन घर में ही बंद रहता था। आमिल चंगेज की पुरअसरार शख्सियत लोगों के लिए कई मम्मा से कम ना थी। अलबत्ता पूरा गांव आमिल चंगेज की पुरअसरार सलाहियतों का शाहिद था। गांव में जादू टूने, असेब का साया वगैरह जैसे मसाइल जब भी सामने आते, इनको चंगेज ही हल करता था। इसी गांव की एक सुगरा नामी औरत, उम्र रसीदा औरत का मसला भी बड़ा गंभीर सा था। सुगरा बे औलाद और टांगों से माजूर थी। खुदा के बाद इसका दूसरा सहारा इसका शौहर ताजदार था, जो इसकी देखभाल करता था, इसका हर तरह से ख्याल रखता था। सुगरा अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम बड़े आराम से अपने शौहर के साथ गुजार रही थी। जो जो वक्त गुजरता है तो इंसान मौत के नजदीक होता चला जाता है। उम्र की ज्यादती और बुढ़ापा इंसान की सेहत और खूबसूरती को दीमक की तरह चाट जाते हैं और आखिर ये होता है कि इंसान बिल्कुल बेदस्तो पा होकर मौत के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो जाता है।
ताजदार भी एक रात सोया, न जाने रात के किस पहर इसकी रूह परवाज कर गई। सुगरा ने सुबह अपने शौहर को बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया तो गम और सदमे से खूब चीखो पुकार शुरू कर दी। शौहर के अलावा कोई और इसका करीबी रिश्तेदार भी नहीं था, सिवाय अपने शौहर की चचाजाद बहन जरीना के, जो बरसों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। ताजदार की मौत के बाद इसकी दिली हसरत थी कि सुगरा का वजूद भी इस दुनिया से उठ जाए और फिर वो इन दोनों मियाँ बीवी के मकान और जमीनों पर कब्जा जमा सके। इसी लालच में इसने सुगरा पर आमल चंगेज के जरिए काला इल्म करवा दिया, मगर कुदरत सुगरा का भला चाहती थी। वो मगरिब के वक्त अपने शौहर ताजदार की कब्र के पास बैठी रो रही थी कि एक नादीदा कुव्वत ने सुगरा के वजूद पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। वो माजूर बुढ़िया जो अपने कदमों पर चल नहीं सकती थी, फौरन उठकर खड़ी हो गई। इसके पास मौजूद गांव का एक शख्स जो इसे कब्रिस्तान लाया था, ये सूरत हाल देखकर खौफजदा हो गया और वहां से फौरन भाग गया। सुगरा अपने घर अपने कदमों पर चलकर पहुंची और अपने सारे काम यूं करने लगी जैसे वो कोई जवान और सेहतमंद औरत हो। तमाम गांव में सुगरा के मुतल्लिक अजीबो गरीब पुरअसरार बातें फैलने लगी, क्योंकि सुगरा के वजूद में दाखिल होने वाली नादीदा हस्ती लोगों से सुगरा की जुबान से बातें भी करती थी। इसका कहना था कि इसे इस कब्रिस्तान से गुजरते हुए इस माजूर बुढ़िया पर रहम आ गया था, इसलिए जब तक ये बुढ़िया जिंदा रहेगी वो इसके अंदर रहकर इसकी खिदमत करती रहेगी। सुगरा पर करवाया गया आमल चंगेज का काला इल्म धरा का धरा रह गया था, क्योंकि सुगरा के वजूद पर काबिज वो नादीदा हस्ती किसी भी शैतानी चीज को सुगरा के नजदीक नहीं आने देती थी। वो न सिर्फ सुगरा की खिदमत कर रही थी, बल्कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभा रही थी। आमल चंगेज के कहने पर जरीना के शौहर और बेटों ने जबरदस्ती सुगरा को लेकर आमल के पास लाए। आमल चंगेज ने बड़े बेरहमाना तरीके से इस हवाई चीज को अजियत देकर सुगरा के जिस्म से निकाला। आमल चंगेज का ये बड़ा सफाकाना तरीका था। वो अपने अमलियात से इन हवाई चीजों को इस कदर तकलीफ और अजियत देता था कि वो पलटकर कभी इंसान के पास नहीं आती थी। जैसे ही वो हवाई चीज सुगरा के वजूद से जुदा हुई, ठीक उसी रात सुगरा की मौत वाक़या हो गई। सुगरा की मौत भी ताजदार की मौत की तरह इंतहाई पुरअसरार थी। सुगरा की मौत के बाद जरीना अपने शौहर और बेटों के साथ इसकी जायदाद पर काबिज हो गई थी। आमल चंगेज के गांव का चौधरी उस्मान अपने बेटे अदनान की वजह से सख्त परेशान था। अदनान की उम्र 10 साल थी और वह चौधरी उस्मान का इकलौता चश्मो चिराग था, इसलिए चौधरी उस्मान इसे अपनी जान से बढ़कर चाहता था। अदनान की जरा सी तकलीफ इसे परेशान कर देती थी, मगर अब की बार चौधरी उस्मान अपने बेटे की तकलीफ की वजह से नहीं, इसकी आदत की वजह से सख्त परेशान था, क्योंकि अदनान की अजीबो गरीब आदत थी। वो ज्यादातर दरख्तों पर चढ़कर गुमसुम बैठा रहता था। वो इस कदर कदावर दरख्तों पर चढ़ जाता कि देखने वाला दंग रह जाता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि अदनान पर किसी असेब का साया है, जबकि चौधरी उस्मान भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि चौधरी उस्मान लोगों की बातों पर यकीन करने पर मजबूर हो गया। उस रोज चौधरी उस्मान अपनी बीवी और बेटे के हमरा अपनी बहन से मिलने दूसरे गांव गया था। इसकी बहन ने अपने बेटे की 6ठी सालगिरह के मौका पर छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें नजदीकी रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था। चौधरी उस्मान कम ही अपनी बहन के घर जाता था, इसलिए बहन ने इसरार करते हुए इस रात चौधरी उस्मान और इसकी बीवी बच्चे को रोक लिया। आधी रात बीत चुकी थी। चौधरी उस्मान काफी देर जागता रहा। रात के किसी पहर इसकी आंख लगी। इसे कुछ खबर न हुई, मगर जब इसकी आंख खुली तो इसने सबसे पहले अपने पास सोए अदनान के वजूद को टटोला। वो अक्सर रात को उठकर यूं ही अदनान को देखता था, क्योंकि अदनान कई बार रात के वक्त भी दरख्तों पर चढ़ने लगता था। इस वक्त भी अदनान को बिस्तर पर ना पाकर वो चौंक गया। इसने फौरन उठकर कमरे की लाइट जलाई और दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गया। इसका रुख हवेली के बाग की तरफ था। वो जानता था अदनान यकीनन वहां मौजूद होगा। बाग में मुख्तलिफ अक़साम के कदावर दरख्त मौजूद थे। वो एक एक करके सब दरख्तों का जायजा लेकर आगे बढ़ रहा था, और इस काम में इसे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं हो रहा था, क्योंकि 14वीं रात के चांद हर चीज को रोशन कर दिया था। यकदम इसे अपने सर के ऊपर से अदनान के हंसने की आवाज सुनाई दी। चौधरी उस्मान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो अदनान कई फीट लंबे बेरी के दरख्त की शाख पर बैठा था, मगर इस लम्हे उस्मान का ध्यान
عدنان کی طرف نہیں تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو کہ عدنان سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ اس کے پورے جسم پر ریچھ کی طرح سیاہ بال تھے۔ اس کا پورا جسم کسی بن مانس کی طرح لمبا تڑنگا تھا، مگر اس کی شکل بلی سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ کیا شے تھی؟ چودھری عثمان اسے کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ وہ حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں اس عجیب الخلقت مخلوق کو گھور رہا تھا، جو اپنی شعلہ بار آنکھوں سے عدنان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ مگر عدنان تو جیسے ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا، وہ بس اس کی طرف دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ چودھری عثمان بے اختیار چیخ پڑا، عدنان وہ آ رہا ہے۔ عدنان بدستور ہنس رہا تھا، جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ اپنے پیچھے دیکھو عدنان، وہ آ رہا ہے۔ چودھری عثمان اشارے کرتے ہوئے چیخا تو عدنان نے اس ساعت پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کبھی ہیکل بن مانس موت بن کر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ عدنان اسے دیکھ کر بے ساختہ چیخ پڑا۔ اس خوفناک عفریت نے عدنان کو کھینچ کر درخت سے نیچے لٹکا دیا۔ عدنان کی خوفناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ چودھری عثمان تڑپ کر گڑ گڑایا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ جواباً اس عجیب الخلقت مخلوق کے منہ سے ایک فلک شگاف کہکہا نکلا اور چشمے زدن میں اس نے عدنان کو درخت سے نیچے پھینک دیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر چودھری عثمان کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخ پڑا، عدنان عدنان! کمرے میں عثمان کی بیوی سمیت دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے، جو اس کے ہوش میں آتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ چودھری عثمان کی بیوی فوراً اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ چودھری عثمان پھٹی ہوئی آواز میں چیخا۔ چودھری عثمان کی بیوی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے۔ عثمان نے سامنے دیکھا تو عدنان کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چودھری عثمان نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا اور 2 دن قبل والے واقعے کے متعلق دریافت کیا، مگر عدنان نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ اس ساتھ چودھری عثمان کو یقین ہو چکا تھا کہ عدنان کے ساتھ ضرور کوئی شیطانی شے ہے، اس لیے وہ عدنان کو عامل چنگیز کے پاس لے گیا اور چنگیز کو عدنان کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ عامل چنگیز نے عدنان کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کا سر اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ عدنان کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے، اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، اس کے چہرے کے خد و خال متغیر ہوتے ہوئے اس قدر بگڑ گئے کہ چودھری عثمان بھی اپنے بیٹے کی بھیانک شکل دیکھ کر لرز اٹھا تھا۔ عامل چنگیز نے عدنان کے سر پر اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت مضبوطی سے جما رکھی تھی۔ بول، کون ہے تو؟ عامل چنگیز آنکھیں کھولتے ہی گرجدار آواز میں بولا۔ جواباً عدنان کے منہ سے چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، چنگیز تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ بہتر ہوگا کہ میرے راستے میں مت آؤ، ورنہ نتائج کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تو شرافت سے دفع نہیں ہوگا۔ عامل چنگیز غراتے ہوئے بولا۔ عدنان کے اندر موجود وہ اسیب بڑے خطرناک اور زہریلے لہجے میں بولا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے تیرا سامنا جس مخلوق سے تھا وہ کمزور تھی، اس لیے تیرے سامنے ہار مان گئی، مگر میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو مجھ سے دشمنی مت مول لے، ورنہ بڑی مہنگی پڑے گی تجھے یہ دشمنی۔ عدنان کے منہ سے یہ اشتعال امیز الفاظ سن کر عامل چنگیز کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غضب کی شدتیں عیاں ہونے لگی تھی۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں عدنان کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا اور اس کے جسم کو یوں جھٹکے لگنے لگے جیسے اس کے جسم میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا ہو۔ عدنان کی لاتعداد بھیانک اور ہولناک چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ چودھری عثمان ایک طرف بیٹھا یہ منظر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا زمین پر بری طرح سے بچھاڑے کھا رہا تھا۔ چند ثانیے بعد عدنان کی چیخیں مدھم پڑنے لگیں اور عدنان کا تڑپتا ہوا جسم زمین پر ساقط ہو گیا۔ اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے نقوش پھر سے معصومیت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ عامل چنگیز نے بڑے فاتحانہ انداز سے عدنان کے ساقط وجود کو دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عدنان کے قریب آن کھڑا ہوا، پھر حقارت سے بولا، تیرا سارا غرور تہس نہس کر دیا میں نے، آخر ہار تیری ہی ہوئی نا۔
अभी ये अल्फाज आमल चंगेज के मुंह से अदा ही हुए थे कि यकलख्त अदनान के चेहरे के खदोखाल फिर से बिगड़ गए और इसने पट से आंखें खोल दी और अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से आमल चंगेज की तरफ देखकर तमस्खर से बोला, हरगिज नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ चंगेज। अदनान के मुंह से बड़े भयानक कहकों का खराज हुआ तो आमल चंगेज गुस्से से थर थर कांपने लगा। वो इस गैर मुतवक्को सूरत हाल के लिए हरगिज तैयार ना था। इस ढीठ आसेब के सामने पहली बार इसकी तमाम ताकतें, इसका सारा इल्म कमजोर पड़ गया था, मगर हार मानने वालों में से वो भी नहीं था। इसने चौधरी उस्मान को 7 दिन अदनान को अपने पास छोड़ने का कहा और अदनान के गिर्द हसार खींच दिया। चौधरी उस्मान अपने दिल पर जबर करके अदनान को आमल चंगेज के पास छोड़कर चला गया। आमल चंगेज के पास आने वाला ये पहला केस था जिसमें इसका सामना इंतहाई ताकतवर और जिद्दी आसेब से था, जो किसी तरह से भी अदनान के जिस्म को छोड़ने को तैयार नहीं था। मगर अब यह मामला चंगेज की अना का था। इस आसेब ने इसके इल्म, इसकी ताकत को ललकारा था। वो हर सूरत अदनान को इस जिद्दी आसेब के शिकंजे से निजात दिलाना चाहता था। इस जिद्दी आसेब को भगाने के लिए इसने मुसलसल 7 रातों का अमल किया। तब जाकर आमल चंगेज का अमल इस आसेब की ताकत पर भारी पड़ गया और इस आसेब को मजबूर होकर अदनान का जिस्म छोड़ना पड़ा। मगर इसने जाते जाते चीख चीख कर कहा था, तुम बेशक मुझे अपने मोकलात के जरिए कहीं दूर फेंकवा दो, मगर याद रखना मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा और बहुत जल्द आऊंगा। बज़ाहिर इसके लहजे में बेबसी थी, मगर इसका हर लफ्ज नफरत में भिजा हुआ था। आमल चंगेज हकारत से बोला, तू वापस आया भी तो कभी इस बच्चे के नजदीक भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आमल चंगेज ने इस शैतानी आसेब के जाते ही एक तस्वीर अदनान के गले में डाल दी थी, जिसकी वजह से वो आसेब अदनान के पास कभी भी नहीं आ सकता था। इस आसेब के जाते ही अदनान बिल्कुल नॉर्मल हो गया। दरख्तों पर चढ़कर बैठने की इसकी आदत भी खत्म हो चुकी थी। इस किस्म के कई वाकयात से आमल चंगेज की जिंदगी भरी हुई थी। इसने अपनी जिंदगी में कई लोगों की जिंदगी संवारी थी और कई लोगों की बर्बाद भी की थी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता, मगर एक रात किसी इंतहाई सफाक कातिल ने आमल चंगेज को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आमल चंगेज के कत्ल की तफ्तीश काफी अरसा जारी रही, मगर कातिल का कोई सुराग ना मिल सका। आखिरकार कत्ल को अंधा कत्ल करार देकर केस की फाइल को बंद कर दिया गया। तकरीबन 10 साल इस वाक़ये को बीत गए। लोग इतना अरसा में आमल को भूल गए थे। 10 साल बाद डाकुओं का एक गिरोह डकैती की वारदात के दौरान पकड़ा गया। दौरान तफ्तीश इस गिरोह ने अपने तमाम जुराइम का इतराफ किया और ये भी बताया कि आमल चंगेज के कत्ल में भी इनका हाथ है। इसी गिरोह के सरदार नसीर नामी डाकू ने बताया कि इसने और इसके 3 साथियों ने आमल चंगेज के घर डकैती की थी। बकौल इसके आमल चंगेज ने बिना किसी मुजाहमत के अपनी तमाम जमा पूंजी हमारे हवाले कर दी थी। मगर फिर न जाने ऐसा क्या हुआ, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई हवा का झोंका मेरे अंदर मुंतकिल हो गया हो और फिर कोई मेरे अंदर चीख चीख कर कहने लगा, इस शख्स को ज़िबा कर दो। मेरे हवास मुअत्तल होने लगे थे। मैंने किसी मामूल की तरह इसके अहकामात पर अमल करते हुए आमल चंगेज को सफाकी से मौत के घाट उतार दिया और इसका सर काट कर गहरी खाई में फेंक दिया। इस डाकू के बयान से कई लोगों को यकीन हो गया था कि आमल चंगेज की मौत का बायस जरूर कोई आसेब ही था, जिसने एक इंसान के जरिए आमल चंगेज से बदला लिया था। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।